गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। मैं आकाश आनंद एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो चैप्टर वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली डील किया था, सारे पॉइंट्स बताए थे। आज हम लोग इस चैप्टर में 50 MCQ क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं जो आपको ITI, पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उस पर कुछ महत्वपूर्ण MCQ कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से अवलोकन करें और इसका लाभ उठाएं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हमारा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अभिकारक, ऑप्शन बी, है ना। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो देख रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं कहलाती है। तो मैंने आपको बताया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं वह संयोजन अभिक्रिया होती है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह डिकम्पोज कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन ये डिकम्पोज करता है जब हम इसको उष्मा देते हैं, हिट देते हैं। तो ये तापीय उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को सड़ा करके उसको विघटित करा करके कंपोस्ट खाद बनता है और यह एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है और फेरस क्लोराइड का निर्माण होता है। इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप देखिए PbO + C 2Pb + CO2। अब इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। बच्चों एक कंफ्यूजन होता है, उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, अवकरण। तो यहां आप देख रहे हैं कि PbO जो है, जो लेड ऑक्साइड है वो लेड में बदल रहा है। तो PbO जो है इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है और ऑक्सीजन का अलग होना क्या है? उपचयन है, ऑक्सीकरण है। तो हम यहाँ कहेंगे कि लेड ऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है। और कार्बन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कार्बन जो है उसका उपचयन हो रहा है। तो अब यहाँ चारों ऑप्शन देखते हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही है। तो अब उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा पहला और दूसरा जो कथन है वो असत्य है। तो पहला और दूसरा कथन हमारा असत्य है, तो आंसर इसका ए होगा, है ना, क्योंकि हमारा तीसरा और चौथा जो कथन है वो सही है और पहला और दूसरा कथन जो है वो असत्य है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अल्युमिनियम धातु से कराया जा रहा है।
और अल्युमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है और आयरन बन रहा है। कहा जा रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि अल्युमिनियम जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है आयरन से, और इसीलिए आयरन को, है ना, फेरिक ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित करके वो उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है और आयरन को विस्थापित कर रहा है। इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए जो कली चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में फुलाना पड़ता है, और जब पानी में कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का निर्माण करता है ना। वही बुझा हुआ जो चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दीवारों में सफेदी के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए आंसर इसका होगा CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे विकृत गंधी या रैंसिड ना हो? तो आपको मैंने बताया था कि चिप्स के पैकेट को रैंसिड होने से, विकृत गंधित होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक उदासीन प्रकार का गैस है। इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफेद होता है, श्वेत होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा की लौ कैसी होती है? तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उसका जो लौ होता है वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होता है, मतलब चकाचौंध श्वेत प्रकाश या चमकीला उजला प्रकाश होता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो जो हम लोग को प्राप्त होता है वो होता है लेड ऑक्साइड, NO2 गैस और O2 गैस। तो हमारा ऑप्शन यहां देखिए, NO2 गैस और O2 गैस ये हमें प्राप्त होंगे जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, और इसका उसमें भी योजन होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, इसमें देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? अब यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा है। किसी चीज में ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण है या उपचयन है, तो हम कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जब हम लोग जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर मुक्त होती है। इसलिए हमारा आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है वो वाला विकल्प हमको चुनना है। तो देखिए, जल का उबलकर वाष्प बनना ये तो भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलकर जल बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है, जल में नमक का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है LPG का दहन, LPG का जब दहन होगा तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए यह ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर होगा, क्योंकि LPG का दहन जो है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला जो हमारा प्रश्न है यह है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। इसलिए इसका आंसर होगा श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यह हमारा सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, उपचयन की प्रक्रिया है जिसमें, देखिए उपचयन की प्रक्रिया, उपचयन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, किसी चीज में ऑक्सीजन का जोड़ना या किसी चीज से हाइड्रोजन का अलग होना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पर ये विकल्प हमारा तीनों है, ऑक्सीजन का योग होता है ये भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है ये भी ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ये भी ऑक्सीडेशन है। तो इसमें
चूंकि तीनों विकल्प है इसलिए उपर्युक्त सभी विकल्प ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अपचयन यानी रिडक्शन, तो रिडक्शन में देखिए यहां क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन सही है, किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का अलग होना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। तो यहां पर जो दूसरा विकल्प है हाइड्रोजन का योग, यही हमारा सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है। तो ऊष्मा का अवशोषण होने वाला जो अभिक्रिया है उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, चार विकल्प है, कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, समान क्रियाशील होते हैं, अन्योन क्रियाशील होते हैं। तो देखिए याद रखिए कि जिंक और लेड जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है? तो आप सभी को मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम लोग संतुलित करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है यह है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए लोहे में जंग लगना ये एक संक्षारण की प्रक्रिया है, धातुओं के संक्षारण की प्रक्रिया है, लेकिन ये साथ ही साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा संक्षारण और ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न है 26 नंबर, उसमें है कि प्राकृतिक गैस या मीथेन का दहन है। तो देखिए प्राकृतिक गैस या मीथेन का जब दहन होता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, है ना, क्योंकि ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देखिए कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन के बीच अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड और प्लस सल्फर बनता है। इसमें कह रहा है कि अपचायक कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उससे हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है और वो सल्फर में बदल रहा है, तो हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीडेशन है। तो चूंकि हाइड्रोजन सल्फाइड इस अभिक्रिया में उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, इसीलिए ये अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा H2S। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें है, अपक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो मैंने आपको अपक्षेपण के बारे में बताया था। अपक्षेपण क्या होता है कि जब दो घुलनशील यौगिक घोलकों के रूप में आपस में अभिक्रिया करते हैं और दो प्रतिफल बनाते हैं, तो उसमें एक प्रतिफल जो ठोस के रूप में होता है वो अवक्षेप कहलाता है, उसका एक अपना खास रंग होता है। तो यहां पर इसका आंसर है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण प्राप्त होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है H2 प्लस O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हैं कि यह संयोजन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में संयुक्त हो रहे हैं, जल का निर्माण हो रहा है, इसलिए 29 ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है, इसका सही आंसर होगा Na2ZnO2, ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा, Na2ZnO2 प्लस H2 सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ताजा तेल को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय जल के
विद्युत विच्छेदन से एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? अभी मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया था कि जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, लेकिन एनोड पर हमारा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हमारा होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है वो है कि निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, केरोसिन भी ज्वाला के साथ जलता है, मीथेन गैस भी ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। इसलिए हमारा सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, कोयला आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? जो दोनों, जिसमें अभिकारक प्रतिफल बनाते हैं और प्रतिफल वापस अभिकारक बनाते हैं, और जिसमें भी ये साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी होगा, उत्क्रमणीयता का चिन्ह होगा, वही जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो यहां पर N2+3H2 मिलकर के अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो हमारा जो विकल्प 1 है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूरा कॉपर चूर्ण हवा में गर्म करने पर काला हो जाता है, या काला पदार्थ क्या है? ये काला पदार्थ है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, सॉरी, CO, कॉपर 2 ऑक्साइड। इसलिए आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। तीसरा है, उसके बाद अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर कैसा अपक्षेप बनता है? बच्चों आप जान लीजिए कि ये एक प्रकार का अपक्षेपण अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये जलीय, दोनों जलीय घोल के रूप में अभिक्रिया करते हैं, और इसमें एक पीले रंग का अपक्षेप बनता है लेड आयोडाइड का, PbI2 का। इसलिए इसका आंसर होगा पीला अपक्षेप, ऑप्शन बी होगा पीला। अगला प्रश्न है जो है, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होता है, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये जो है एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देखिए कि सोडियम के साथ सल्फेट था और बैरियम के साथ क्लोराइड था, इन्होंने अपने मूलकों को, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज कर लिया। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ गया और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया। तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखी जाती है तो वह विकृत गंधी हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, वाइल या फैट्स कंटेनिंग जो फूड मटेरियल्स है वो लंबे समय तक रखने पर वो विकृत गंधित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन गैस है वो वाइल या फैट्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका आंसर होगा ए, उपचयन, ऑक्सीकरण। अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता हो, तो देखिए जल का बाष्पीकरण ऊष्माशोषी है, नौसागर का जल में घुलना ऊष्माशोषी है, प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्माशोषी है। लेकिन सांद्र अम्ल में अगर जल मिलाते हैं, जब किसी कंसंट्रेटेड एसिड में हम लोग पानी मिलाते हैं, तो ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए यहां पर कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सोल्यूशन है उसमें लोहे की कील अगर डालते हैं तो यहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। चूंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन जो है कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण करता है, फेरस सल्फेट के विलयन का निर्माण होता है और इसका रंग जो है हल्का हरा होता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्या है? तो देखिए, तेल या वसा युक्त भोजन को विकृत गंधित होने से बचाने के लिए, रैंसिड होने से बचाने के लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग BHA या BHT का इस्तेमाल करते हैं। BHA होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो यहाँ BHA जो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ये एक प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया में जलीय विलयन किस प्रतीक के द्वारा दिखाया जाता है? तो देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक या प्रतिफल के सबस्क्रिप्ट में अगर S लिखा हुआ है तो सॉलिड, L लिखा हुआ है तो लिक्विड, G लिखा हुआ है तो गैस,
लेकिन एक ही लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया में बनने वाला BaSO4 जो अवक्षेप है वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, सफेद। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंत में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ऑप्शन सही है इसका ऑक्सीजन। इसके बाद लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए प्रायः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें यशद लेपन किया जाता है, जिंक धातु का लेयर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसके विविध रूप है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप होता है, यानी लाइमस्टोन बोले, चौक बोले, मार्बल बोले, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। और इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से अपघटित होता है? तो देखिए AgCl जो है ये सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पास होता है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सिल्वर क्लोराइड हमारा सही आंसर होगा। अगला है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात 2:1 है, 2:1 में होता है। अगला जो प्रश्न है वो है अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त विवरण को क्या कहते हैं? तो ये केमिकल इक्वेशन होता है ना। केमिकल इक्वेशन में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक संकेतों या रासायनिक सूत्रों के माध्यम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसलिए। और हमारा जो अगला ये प्रश्न है, Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu यह अभिक्रिया में कौन सी धातु विस्थापित हो रही है? तो आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो है उससे कॉपर जो है विस्थापित हो रहा है जिंक धातु के द्वारा, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर धातु जो है वो विस्थापित हो रही है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये जो चैप्टर पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, इस पर मैंने आपको आज 50 MCQ क्वेश्चन कराए हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो पैरामेडिकल एग्जाम, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम और ITI के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और इसका PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।